नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ फिर से है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पीएचडी स्कॉलर है जो 2017-18 से पीएचडी कर रहा है, फिर वो जेल चला जाता है। मान लीजिए 2020 में जेल चला जाता है और आज तक जेल में है, तो पीएचडी कैंसिल मानी जाएगी? कल को जेल से छूटेगा तो कंटिन्यू करेगा या क्या, उसका क्या होगा? पीएचडी की थीसिस सबमिट नहीं की है, रिसर्च नहीं किया है, फील्ड पे नहीं है, जेल में है, तो जाहिर सी बात है पीएचडी उसकी खारिज हो जाएगी। वो सीट कोटा किसी और को दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जेएनयू से पीएचडी कर रहा है और उसका गाइड, उसका फिलोसोफर, उसका मेंटोर अगर जेएनयू का है और वो भी जेएनयू का है, तो कोई हो भूख में क्या हानि, वो पीएचडी की थीसिस जमा करे ना करे, उसको पीएचडी मिल जाएगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं उसी की, वो भी आला हजरत की बात कर रहा हूँ। आला हजरत नवाबे सिराजुद्दौला पंचर पुत्रों में श्रेष्ठ है। वो दाढ़ी बनाकर डपली गैंग का शिरोमणि। मैंने सुना है कि वो बैठ नहीं पाता है। जब से जेल में है तब से वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने उसकी कब्जियत का इलाज कर दिया है। घुंघरू बांध के नाचता भी है, रोज नचवाते हैं उसे। तो उसकी अगर आप बात करें तो उसकी पीएचडी तो मिल जाएगी। सर एकदम सही पकड़े हैं। मैं श्री 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 1008 शाहजादा जेएनयू शर्जील इमाम की बात ही कर रहा हूं। सर वो आदमी 2020 से जेल में है, लेकिन उसका नाम अभी तक आपको पता है जेएनयू में कंटिन्यू चल रहा है। शर्जील इमाम, मैं आपको बताऊं, ये जो व्यक्ति है इसका बाप अभी 4-5-6 दिन पहले मैं दिल्ली में प्रेस क्लब में बैठा था। उस दिन पीसी थी शर्जील इमाम को लेकर, और जो लाल बिंदी गिरोह है RANDI जो रोना करते हैं, आर रोना, ऐसी बहुत सी विधवा विलापें करने वाली, ठीक है, और जिनके मुंह खोलते मोहल्ले का पता चलता और जिनका बॉडी कम्यून का है, यानी कि कौन कहां से बजा रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, जो चरम सुख को प्राप्त करती हैं ऐसी लेफ्टिस्ट महिलाएं, इसका बाप और कुछ चाइनीज पत्रकार, पाकिस्तानी के पाकिस्तान को दिल दिमाग गुर्दा कलेजा फेफड़ा जिगर देने वाले पत्रकार, मोदी विरोधी पत्रकारों ने प्रोटेस्ट किया कि शर्जील इमाम को बाहर क्यों नहीं। दरअसल एक्स CGI DY चंद्रचूड़ को लेकर उन्होंने एक लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दिया। लल्लन टॉप पे क्या, वायर पे भी दिया और 3-4 अलग अलग यूट्यूब चैनलों को दिया, वेबसाइट्स को भी दिया। दिखास और छपास की बीमारी हर एक व्यक्ति को हो सकती है, किसी पद पर हो, कुछ भी हो। खैर, बहरहाल वो सीधे तौर पर कहते हैं कि शर्जील इमाम को इसीलिए नहीं छोड़ा गया या उसकी बेल नहीं हुई। दरअसल उसके जो वकील हाई कोर्ट में अपीयर हुए, वो दरअसल हर डेट पे अपीयर नहीं होते थे, वो डेट एक्सटेंड कर लेते थे। जब बहस का मुद्दा आता था या किसी बात पर बहस करनी है तो दरअसल वो आते नहीं थे, और वो लगातार एक हाई कोर्ट के जज पर लगातार आरोप लगाते रहे, कहते रहे कि यह मोदी के द्वारा निर्धारित। दरअसल वो रोस्टर के द्वारा, रोस्टर होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें किस जज को कौन सा केस दिया जाएगा ये रोस्टर डिसाइड करता है, ठीक है। और उन्होंने बिल्कुल बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन भी किया। लेकिन खैर, बहरहाल तमाम तरह की चीजें, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये सोचिए, जितने भी देशद्रोही हैं, जितने भी भारत विरोधी हैं, वो खुद को स्टेब्लिश करना कैसे चाहते हैं? दरअसल वो बैकडोर एंट्री चाहते हैं। दरअसल वो इस देश के संवैधानिक ढांचे का फायदा उठाते हुए लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा में खुद को घुसाना चाहते हैं। जैसे आपको पता है पंजाब में एक व्यक्ति जिसने कहा था पुलिस आ गई, पुलिस, ठीक है, महाक्रांतिकारी प्रातः
दंडनीय, मादरणीय है ना, एक मादरणीय है, एक श्रीनगर का है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर का इंजीनियर राशिद, वो भी प्रातः दंडनीय मादरणीय डीसी है, वो भी लोकसभा में आ गया। इधर से ये जीतकर जो है पुल्स आ गई, पुल्स ये भी लोकसभा में आ गया। तो दरअसल ये विधानसभा का किशनगंज से चुनाव लड़ने वाला है सरजील इमाम। सरजील इमाम राजनीति में आना चाहता हूं, क्यों लड़ने वाला है? मैं कह रहा हूं पटना से क्यों नहीं लड़ रहा, दरभंगा, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और बोध गया, गया, ये इधर से क्यों नहीं जा रहा है? हाजीपुर से क्यों नहीं लड़ रहा है? ये कहीं से क्यों नहीं लड़ रहा? 38 जिलों में से कहीं से क्यों नहीं लड़ रहा है? क्यों ऐसी जगह जा रहा है किशनगंज और उस जगह पर? क्योंकि वहां 85% गोल टोपी है, पंचर पुत्र है, और वो चाहता है, और उसका पूरा चुनाव प्रबंधन कौन करेगा? उसका दूसरा ZIHADI भाई, ठीक है, जो दूसरा उसका गोल टोपी भाई है, जिसका वही काम है जो उसके ये इसका सरजिल का है। दरअसल वो उसका चुनाव प्रबंधन देखेगा और सरजिल इमाम वहां से चुनाव लड़ेगा। ये वही सरजिल इमाम है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का प्रतिनिधित्व किया, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, दिल्ली दंगों को करवाने का काम इसने किया, सोशल मीडिया और ग्रुप्स के माध्यम से इसने चीजें सर्कुलेट की, इसने कहा जो चिकन नेग है उसको काट के अलग कर दिया जाए, वहां इतना मवाद फैला दिया जाए। दरअसल इस देश को दंगों और हिंसा की आग में झोंकने का जो प्लान, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान सरजिल इमाम ने बनाया, मुझे लगता है, और ऐसे तमाम वो लोग जिसमें जो दिल्ली दंगों के सीधे आरोपी हैं, आप समझ रहे हैं, और जिनको बेल नहीं मिली, ना लोअर कोर्ट में मिली, ना हाई कोर्ट में मिली, और 2-4 वकील अंग उनके फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी एक गवार साहब हैं, है ना, गवई, वो भी फड़फड़ा रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, जल्दी मेरे पास आओ बेल दूं, जल्दी मेरे पास आओ बेल दूं। आपको पता है वो फड़फड़ा रहे हैं, उनकी नीचे की हड्डी हिलोर मार रही है कि जल्दी मेरे पास आओ बेल दे दूं, किस मुद्दे पर बेल चाहिए। तो दरअसल सेटिंग का सेट चल रहा है, और गेटिंग का भी सेटिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो सरजिल इमाम जो है वो चुनाव लड़कर माननीय होना चाहता है। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा, क्या, और सर जरा इस पे भी बात कीजिएगा, समय बहुत कम है, कि क्या इस देश के कानून प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि इस देश में जो आतंकी है, जो ZIDI है, जिसने इस देश में दंगे फसाद कराए हैं, जो कॉम्युनल है, जो देश को तोड़ने की, बांटने की अलग बात करता है, वो रशीद हो, इंजीनियर राशिद हो, या फिर वो आपके पुलिस आ गई पुलिस वाला हो, ठीक है, या फिर ये, इनका इलेक्शन प्रोसेस से नहीं साइड नाइट करना चाहिए। जब दिख रहा है, जब चीजें क्लियर है कि साले ये UAPA लगा रहे हैं, NSA लगा रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी माननीय हो जा रहे हैं, ये कब तक चलेगा? क्या इस देश की, मतलब अगर राजीव तलवार करके है आजमगढ़ का, है ना, उल्लू टीवी जो गरियाता है, बहुत गाली देता है सर, बहुत। मैं मिला हूं, मैं तो कई बार मिला हूं, मैं तो कई बार मिला हूं, और कहता है कि भैया तुम और बाबा जी बहुत गाली देते हो। मैं कहा बाबा जी आपसे तो कम देते हैं। तो उसके भाषा में कहूं तो BC इस सिस्टम ही खराब है, MC इस सिस्टम को चलाने वाले खराब हैं, BC का होल स्क्वायर, ये सिस्टम गलत चल रहा है। BC MC कुछ भी हो सकता है, दर्शक अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर। श्रीकांत, मैं आपको एक बात बताऊं, जयपुर टावर्स में बाबा जी ने कहा था पिछले साल कि शत्रुबोध की कमी है। इस बार उनका थीम भी शत्रुबोध ही है। किशनगंज विधानसभा का अगर आप रिजल्ट सुनेंगे ना, आपने जब मुझसे कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिग्विजय भाई इसको किया जाए नन्हे जी, तो मैंने कहा जी एकदम कर लेंगे। तो आज मैं किशनगंज विधानसभा के रिजल्ट देख रहा था। 1977 से लेकर 2020 तक आपको पता है कभी कोई हिंदू जीता ही नहीं।
1977 से लेके आज तक कोई हिंदू वो सीट नहीं जीता। छोड़िए, एक और किस्सा सुनाता हूं, बड़ा मजेदार किस्सा है। कांग्रेस के, अरे सॉरी, अपने, हाँ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में क्या जलवा जलाल होता था, कैसे एकदम ललकार ललकार के बीजेपी के नेताओं को चहेटते थे, और अपने आप को एक नंबर का मुस्लिम परस्त और ममता परस्त उन्होंने बना के रखा था। ममता का जितना तलवा उस आदमी ने चाटा है ना, अरे सॉरी, ममता कह रहा हूं सर, कांग्रेस का जितना तलवा उस आदमी ने चाटा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का, उतना सर कुत्ता भी, सर आपको हमारे घर में सर पता है, हम लोग कुत्ते बहुत पाले, हमारे पास 4-5 पपीज हैं सर। एक उसमें से ऐसा है ना कि दिन भर सर चाटता रहता है, अरे उससे हम लोग मतलब हाथ धो धो के हम लोग परेशान रहते हैं, वो दिन भर आपका हाथ चाटता रहेगा सर। हमारे सिम्बा से भी ज्यादा सर बड़ा यह चाटुकार हुआ है जिसका नाम है अधीर रंजन चौधरी। इसको लगता था कि मैं, अच्छा सर, जितना वो गांधी परिवार की चाटता है ना, उतनी सर वो बहरामपुर में मुसलमानों की, बंगाल में मुसलमानों की भी चाटता है। तो उसको लगता था कि एकदम सही है भाई, एक बड़की पार्टी से टिकट मिल जाता है, मैं मुसलमानों की चाट रहा हूं, तो मैं कैसे हार जाऊंगा। और सही बात है सर, आज तक वो हारा भी नहीं था। आप 1994 के बाद से रिजल्ट देख लीजिए सर, वो आदमी पहली बार 99 में लड़ा है, बेजोड़ जीता, 2004 जीता, 9 जीता, 14 जीता, 19 जीता, 24 में सर फिर ममता दीदी ने दिमाग लगाया और उसके सामने सर गुजरात के एक भाईजान को टिकट दे दिया, यूसुफ पठान। अभी पीछे यूसुफ पठान के पिछवाड़े पे सर वडोदरा हाईकोर्ट ने बड़ी तगड़ी लात मारी, आपको पता है कि नहीं पता है? वडोदरा में अपने घर के बगल में एक सरकारी प्लॉट कब्जा करके बैठे थे, तो कोर्ट ने बोला कि सेलिब्रिटी, तुम्हारा सारा सेलिब्रिटी पर तुम्हारे पिछवाड़े में तुम्हारा तंबू बना दूंगी, मैं तुम्हारे तंबू में बंबू दे दूंगी, जल्दी प्लॉट खाली करो। सर उस आदमी को बहरामपुर से टिकट दिया और अधीर रंजन चौधरी जो इतने दिनों से चाट रहे थे सर, उन्होंने यूसुफ पठान को जिता दिया। उसके बाद भी सर हिंदुओं को अकल नहीं आई। आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में से अगर हिंदुओं का डंका बज रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से बज रहा है। लेकिन हमारा हिंदू तो सर, वो पिताजी एक टर्म कहते हैं बाबा जी, उम्मी है। उम्मी मतलब सर वो बच्चा, इसको अकल नहीं, तो दूध पीता नहीं बच्चा होता है, या तो वो मम्मी की दूध पिएगा या बेचारा फिर अपना हाथ चूसेगा, तो उसको उम्मी बोलते हैं बाबा जी अपने शब्दों में। हिंदू सर उम्मी है, इसको अकल नहीं आएगी, इसको अकल आ ही नहीं सकती। पर उनके सामने सर देखिए, उनको जहां अपना आदमी दिखता है वो तहां अपने आदमी के साथ हो जाते हैं। फिर उनके लिए पार्टी और कोई मायने नहीं, उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है। तो सर आप सर मुझसे तो ज्यादा पॉलिटिकली वो सर, उनका तो मुझे लग रहा है कि आप सर मुझसे ज्यादा, वो सर पॉलिटिक्स उनको आपसे मुझसे ज्यादा आती है। सर एक बात बताइए ना, वो कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं, कहीं नई जगह हाथ पैर मारते हैं। सर पता उनकी कोशिश क्या रहती है कि जहां जाओ एकत्र होके जाओ, कि अगला फिर सारी जिंदगी तुम्हारे चरण चाटुकार बन के पड़ा रहे। सर मुलायम सिंह यादव सारी जिंदगी आजम खान का चरण चाटे, यही काम सर कांग्रेस करती रही, यही काम बसपा ने किया, यही काम आरजेडी कर रही है, यही काम, मतलब आज तक आप एक पार्टी बताइए ना सर। पंजाब का आपको हाल बताऊं तो आप हंसेंगे सर, क्रिश्चियन कन्वर्जन पीक पे है, पीक पे, और भगवंत मान मुख्यमंत्री की औकात नहीं है सर कि एंटी कन्वर्जन बिल ले आए। हिम्मत नहीं है सर, हिम्मत, सोच नहीं सकता सर। वेटिकन इतना पावरफुल है कि भगवंत मान की औकात नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि कल को नरेंद्र मोदी से जो लोहा लेना पड़ेगा तो राहुल गांधी एक वेटिकन की शरण में जाना पड़ेगा, कैथोलिक क्रिप्टो क्रिश्चियन की शरण में। सर इनकी यही औकात है। सर एक बात सोच के देखिए ना कि गलती पता सिर्फ सर हिंदुओं की है। हिंदू को अभी भी अकल नहीं आ रही है, वो आज भी सर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इकोनॉमिक उसके आधार पे सर बटा हुआ, और बहुत बुरी तरह बटा हुआ है। अमीर को लगता है क्या, चाहे कोई आए, मैं एकदम मुझे क्या है। सर लाहौर में ना बड़े बड़े रईस हिंदू थे, बड़े रईस हिंदू थे, जिनको लगता था कि अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाजपा और आरएसएस कहां से आई। सर सोना एक गठड़ी में और कपड़े में
बांध के ना कैश लेके भागे थे 47 में, तब भी सर अकल नहीं आई। कश्मीरी पंडित कई साल पहले भागे हैं, तब भी अकल नहीं आई। 84 में सिखों के साथ कांग्रेस ने दिल्ली में क्या कृत्य किया है, उसके बाद भी अकल नहीं आई। तो सर जो कौम इतिहास से नहीं सीखेगी सर ना, वो विलुप्त हो जाएगी, वो खुद इतिहास बन जाएगी। और मैं और आप चाहे 1000 वीडियोस बना लें, सर जो नहीं जागेगा ना सर, फिर वो गहरी नींद सो जाएगा हमेशा के लिए। किसी कारणवश श्रीकांत भाई को जाना पड़ गया, उनकी एक और रिकॉर्डिंग थी किसी चैनल पे। पत्रकार आदमी हैं तो भाई उनके और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमको भी समय देते रहते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुओं को शत्रुबोध तो सीखना पड़ेगा। शत्रुबोध अगर हम भूल जाएंगे तो फिर हम खुद इतिहास बन जाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगा। बाकी शर्जील इमाम जैसे लोग जेल के पीछे ही सड़ेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे लोग आज भी सिस्टम में बैठे हैं जो उनको जमानत देने को तैयार बैठे हैं, उत्सुक बैठे हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।